नमस्कार मेरे साथियों, मैं विनोद धाकड़ आपके लिए लेके आया हूँ एमपी टीचर वर्ग 3 पर्यावरण में अंतरिक्ष विज्ञान टॉपिक लेके हुए। ये मैंने हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं। मुझे उम्मीद है इससे बाहर एमपी टीचर में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अब अंतरिक्ष में देखा जाए तो अंतरिक्ष की बात आती है। अंतरिक्ष है क्या? ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी से जस्ट 100 किलोमीटर हम ऊपर चले जाते हैं, जहाँ से गुरुत्वाकर्षण का मान समाप्त हो जाए। जहाँ से गुरुत्वाकर्षण का मान समाप्त हो जाए वो हमारा स्पेस कहलाता है। यह परिभाषा मैंने लिखी हुई है। पृथ्वी की वायुमंडलीय सीमा की समाप्ति से प्रारंभ होता है स्पेस। या दूसरे शब्दों में कहें, जहाँ से जी का मान समाप्त होता है वहाँ से अंतरिक्ष प्रारंभ होता है। मेरे साथियों, हाँ, आगे चलते हैं। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण सर्वप्रथम गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में करवाया था। भारत की सबसे बड़ी दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप का ही हिंदी अर्थ दूरबीन होता है, जो राजस्थान के फतेहपुर में स्थित है। फतेह सागर, सॉरी। आपको ये ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन आएगा, गैलीलियो का भी आएगा। आपको याद रखने ही होंगे ये क्वेश्चन। और आगे चलते हैं, वेधशालाओं की बात कर लेते हैं, जिन्हें जंतर मंतर भी कहा जाता है। ये खगोल शास्त्री सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के सर्वे करने के लिए बनाई गई थी। सबसे जो पहली वेधशाला है वो दिल्ली में है, जंतर मंतर पर। दूसरी जयपुर में, तीसरी उज्जैन है, वाराणसी या मथुरा है। उज्जैन की मित्रों आपने देखी होगी कई बार 15 अगस्त 26 जनवरी पे लगाई जाती है झांकियों में, मध्य प्रदेश शासन द्वारा। ये वेधशालाओं में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारों पर नज़र रखी जाती थी। इसमें सारी चीज़ें देखी जाती है, खगोल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ये राजा राजस्थान के राजा थे, राजा जय सिंह। इनके द्वारा ये बनाई गई थी वेधशालाएँ। अब बात कर लेते हैं उपग्रहों की। ग्रह हुए, उपग्रह हैं। ग्रह जो सूर्य के प्रकाश से, स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। उपग्रह जिनमें स्वयं का प्रकाश या स्वयं की ऊर्जा न होती है, वो दूसरे की ऊर्जा से चलते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा मानव निर्मित होता है। प्राकृतिक जैसे हमारा चंद्रमा हुआ, जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। दूसरा हमारा मंगल ग्रह का भी कह सकते हैं, जो फीवोस और डीवोस हैं। बात आती है अंतरिक्ष के लिए मानव निर्मित उपग्रहों की। मानव निर्मित उपग्रह हैं, जैसे सबसे पहले आर्यभट्ट 1975 में रूस के सहयोग से पहली बार छोड़ा गया था। फिर आर्यभट्ट जी आए, उनका भी उपग्रह था। स्पुतनिक था, जो सबसे पहला था दुनिया का। तो ये अंतरिक्ष सैटेलाइट हुई। अब भारत में बात कर लेते हैं अंतरिक्ष के बारे में। भारत की क्या स्थिति है अंतरिक्ष के बारे में? परमाणु विभाग की स्थापना की गई थी 1961 में, परमाणु बनाने की, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में पोखरण में परमाणु परीक्षण में भारत सफल रहा। डॉक्टर होमी जहांगीर भामा अध्यक्ष थे उस समय। एक दूसरी संस्था का गठन किया इनकॉस पर 1962 में। इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में गठित की गई थी ये कमेटी। ये 7 साल बाद 1969 को इसरो का नाम बना दिया गया, माने इन कॉस पार को इसरो का संगठन दे दिया गया।
अब इसरो बनी। अब इसरो को अंतरिक्ष विभाग में सम्मिलित कर लिया गया 1972 में, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट बढ़ती गई, भारत डेवलपिंग होता गया, अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ, अंतरिक्ष आयोग का गठन हुआ। ये दोनों फ्रीडम हुए, अपने डिसीजन स्वयं ले सकते थे क्या करना है क्या नहीं। तो 1972 में अंतरिक्ष विभाग और आयोग का गठन किया गया। इसरो के 6 केंद्र हैं जो महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न इन्हीं से बनता है सबसे ज़्यादा। देखते हैं प्रश्न कौन कौन से बनते हैं यहाँ से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो श्री विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। सीधा पूछ लेता विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, केरल राज्य दे दिए, नहीं है तो जगह के स्पेशली नाम दे देता है। तिरुवनंतपुरम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा, इसरो उपग्रह केंद्र बंगलुरु में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। तीसरा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDST, 80% यहीं से सैटेलाइट भेजी जाती हैं इसरो की, जो सक्सेस भी रही हैं हर जगह। तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ये आपको तो याद करना ही करना है। ध्रुव नोडल प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम महेंद्रगिरी बेंगलुरु में स्थित है। मतलब जो कोयम्बटूर वाला जो हिस्सा है, तीनों वाले हिस्सों में लग जाता है। तिरुवनंतपुरम की कुछ पहाड़ियाँ आती हैं, महेंद्रगिरी की भी आती हैं, कर्नाटक और बेंगलुरु में आता है। अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र अहमदाबाद में, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी उपग्रह हैदराबाद में। तो मित्रों ये भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं और सेकंड पेज पे चलते हैं। इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई थे, क्योंकि इन स्पेयर की स्थापना इन्होंने ही की थी 1962 में। 7 साल बाद इन्हीं के कार्यकाल में इसरो की स्थापना हुई। ये अध्यक्ष बनाए गए, ये 3 वर्ष तक रहे। 1972 में इनकी सेवाएं समाप्त हुई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के सिवान हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान और उस समय अध्यक्ष कौन कौन थे। के सिवान, जिनके ही कार्यकाल में अभी हाल ही में चंद्रयान 2 जो मंगल मिशन भेजा गया था, चंद्रयान 2 मंगल पर भेजा गया था, चंद्रमा पर भेजा गया था, वो असफल रहा। वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से पहले ही संपर्क टूट गया, अन्यथा भारत दक्षिणी बिंदु पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाला पहला देश होता। चंद्रमा पर पहली बार में ही सफलता हासिल करने वाला पहला देश है, ये तो आपको पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं भारत का पहला उपग्रह 1975 को सोवियत संघ के रूस के सहयोग से छोड़ा गया। भास्कर की बात कर लें, 1979 में दूसरा उपग्रह भारत ने भास्कर भेजा था। ये अच्छी बात है कि 1980 में रोहिणी उपग्रह भारत का पहला निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए अब बात, 1969 में इसरो का गठन हो रहा है, 1969 में इसरो का गठन हो रहा है और 1980 तक आते आते वो अपने सैटेलाइट भी लॉन्च करने लग जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात कहें इसको। सोमयान की बात कर लेते हैं। इसका नाम सोमयान ये मिशन था, इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल से चंद्रयान फर्स्ट कर दिया गया। यह मिशन 2008 में चंद्रमा पर भेजा गया था। चंद्रयान फर्स्ट भारत का प्रथम चंद्रमा पर भेजे जाने वाला प्रथम उपग्रह केंद्र है। हाँ, आप सही है। जिसमें पहले प्रयास में सफल होने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बना एवं चंद्रमा पर पहुंचने वाला 6वां देश बना। गए तो अमेरिका, चीन, रूस वगैरह सब लोग थे, 5 और गए थे ऊपर, पर ये सफल नहीं हो पाए पहली बार में। अमेरिका ने 5-5, 6-6 बार सफल प्रयोग किए, 6वीं बार में इसी तरीके से चीन वगैरह सब लोग कहीं न कहीं असफल दिखते नज़र आ रहे थे। अब बात करते हैं मिशन मंगल की।
जिसके नाम पर मूवी भी है, मिशन मंगलयान, अक्षय कुमार की। इसे आप ज़रूर देखिएगा। मिशन मंगल की बात कर लेते हैं। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा गया है। भारत का पहला मंगल अभियान 2013 को इसरो की श्रीहरिकोटा स्थित SDSC से लॉन्च किया गया, मतलब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्थापित किया गया। इसके साथ ही भारत सफलतापूर्वक मंगल पर भेजे जाने वाला पहला देश बना। इस मिशन पर फिल्म मिशन मंगल बन चुकी है। इसे आपको अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर देखिएगा। चंद्रयान 2 की बात कर लेते हैं, जो 2019 में हाल ही में घटित हुई ये घटना। चंद्रयान फर्स्ट की एक अनुवर्ती मिशन है, जिसमें चंद्रमा की सतह के नमूने एकत्रित करने और चंद्रमा की मिट्टी के रासायनिक एवं खनिज विज्ञानी अध्ययन के लिए एक लैंडर और एक रोवर भेजा। ये दोनों के दोनों ही चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर पहले ही इसरो का इससे संपर्क टूट गया। अन्यथा भारत दुनिया में पहला ऐसा देश होता जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश होता, जबकि चंद्रमा और उस पर पहुंचने वाला पहला देश है भारत। गगनयान की बात कर लेते हैं। मिशन गगनयान भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसके अंतर्गत 3 भारतीयों को 2022 तक 7 दिन रहने के लिए अंतरिक्ष भेजा जाएगा। इस मिशन के सफल होने पर व्यक्ति को स्पेस में भेजने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, अमेरिका, चीन ऐसा कर चुके हैं। 3 लोग मिशन में भेज चुके हैं लोगों को। बिल्ली, कुत्ते वगैरह अन्य जानवर जा चुके हैं अंतरिक्ष में। वहाँ से लौटने के बाद कुछ लोग तो आम जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ लोगों की जल्द ही डेथ हो जाती है। मैटसैट की बात कर लेते हैं। इसमें ये एक सैटेलाइट है। इसरो द्वारा 2002 में श्रीहरिकोटा से देश के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। कल्पना चावला की स्मृति में PM अटल बिहारी जी ने कल्पना फर्स्ट नाम दिया। क्या बात है। जो मैटसैट था उसको कल्पना फर्स्ट नाम भी दिया गया है। ये मौसम संबंधी जानकारी बताता है। भारत का स्वदेशी सैटेलाइट है। एजुसेट की बात कर लेते हैं हम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एजुसेट। ये डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के लिए भारत द्वारा सैटेलाइट 2004 में पृथ्वी की भूस्थितिक कक्षा में भेजा गया था। यह स्वदेशी है। आगे चलते हैं। अब अंतरिक्ष यात्रियों की बात कर लेते हैं कुछ। यूरी गागरिन की बात कर लेते हैं। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे जो 1961 को अंतरिक्ष में पहुंचे। 1 घंटे 48 मिनट अंतरिक्ष में रहे, जो रूस के वैज्ञानिक थे। दूसरी बात कर लेते हैं। अच्छा, यूरी गागरिन, इन्होंने भारहीनता का ऐसा अनुभव किया जो मानव शरीर को पूर्णतः निलंबित कर दे। मतलब ये अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद, अंतरिक्ष सूट पहनने के बाद इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि इन पे वजन ही नहीं है इनका, तैरते हैं आसमान में, ये हो रहा था। सैली राइड की बात कर लेते हैं। ये सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री थी जो नासा के अभियान में गई थी। ये इन्होंने 343 घंटे का समय व्यतीत किया था। बहुत अच्छी बात है, सबसे कम समय की थी, सबसे कम उम्र की थी। राकेश शर्मा को कौन नहीं जानता। भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारतीय व्यक्ति हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 1984 में भारत और रूस संयुक्त मानव युक्त मिशन सैल्यूट 7 आपको याद रखना है किस मिशन के तहत। सैल्यूट 7 के तहत राकेश शर्मा
भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के कारण 3 लोगों के साथ अंतरिक्ष गए थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने राकेश शर्मा जी से पूछा था, भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है। उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने ये बात हमें दोहराई। कल्पना चावला की बात कर लेते हैं। इंडियन वैज्ञानिक, भारतीय पहली वैज्ञानिक हैं, भारतीय मूल की भी हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। इन्होंने 2 यात्राएं की अंतरिक्ष में। पहली यात्रा में सफलतापूर्वक घर लौटी, लेकिन दूसरी यात्रा 2003 में की इन्होंने। कोलंबिया अंतरिक्ष मिशन से लौटते समय इनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये स्वर्गवास सिधार गए। बहुत दुख हुआ पूरे भारतवर्ष को, अमेरिका को भी। कल्पना ने कहा था, मैं अंतरिक्ष के इनके अनुभवों को जरूर याद रखना है आपको। अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में एमपीटेड में मैंने ये नोट्स बिना सिलेबस के एक भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला है और सिलेबस का एक बिंदु भी इसमें छोड़ा नहीं है। तो आपको चलना है, ये महत्वपूर्ण है, पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें मुझे। मैं आपको कमेंट करें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ। आगे चलते हैं। कल्पना चावला ने कहा था, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। सुनीता विलियम की बात कर लेते हैं। नासा द्वारा अंतरिक्ष भेजी गई दूसरी भारतीय महिला हैं। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिन अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2007 को अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में दौड़ने वाली पहली महिला बनी। 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इन्हें। सुनीता ने अपने अंतरिक्ष प्रवास के दौरान घर पर बने हुए समोसे खाए। बहुत बड़ी बात है, मतलब घर का खाना कितना प्रिय है ये आपको लॉकडाउन कोरोना से पता ही चल गया है। तो ये सुनीता जैसी वैज्ञानिक घर से समोसे ले जा रही हैं और अंतरिक्ष में खा रही हैं, क्या इंटरेस्ट है। वाह वाह वाह। चौथा पेज पर चलते हैं हम। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात कर लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। अपोलो अभियान के खगोल शास्त्री के रूप में चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। नासा द्वारा तैयार योजना के अनुसार नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर 2.5 घंटे रुकना था, किंतु वह अधिक समय तक रुके। 3 घंटे से अधिक समय रुक लिए। लोग वह मज़े लेते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरे। पहला कदम कौन सा रखा है इन्होंने? मैं था उस समय, मुझे पता था कि इन्होंने राइट हैंड पहले रखा था, लेफ्ट हैंड पीछे रखा था। फिर इन्होंने काफ़ी अध्ययन किए, लौट के अपने घर आए और सुरक्षित रहे। आगे चलते हैं। वैलेंटीना तेरेस्कोवा रूस की प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। 1963 को अपनी यात्रा आरंभ की। अंतरिक्ष में 3 दिनों की यात्रा के दौरान उन्होंने पृथ्वी के 48 चक्कर लगाए, जो उस समय कीर्तिमान था। भाई, विश्व की पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा कब जा रही हैं? 1963 में। और एक है अपनी कल्पना चावला। कौन है अपनी? कल्पना चावला, जो भारत की पहली हैं। कब जा रही हैं? 2003 में। तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, इनका क्या था? इनके अनुभव क्या है? इनको अंतरिक्ष यात्रा के दौरान इन्होंने असहजता तथा बेचैनी का अनुभव किया, किंतु बाद में सहज होकर कई चित्र पृथ्वी पर भेजे। इनको आनंद आने लगा, मज़ा आने लगा अंतरिक्ष में, और ये बिल्कुल रिलैक्स हो गई और काफ़ी इन्होंने अध्ययन किया। स्टॉक कैली की बात कर लेते हैं। स्टॉक कैली 1 वर्ष तक अंतरिक्ष में रही, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। व्लादिमीर कोमारोवा की बात कर लेते हैं। यह रूस के पहले यात्री थे जिनका निधन अंतरिक्ष में हो गया। बहुत दुख की बात थी, जो पहला अंतरिक्ष यात्री। धाकड़ लर्न यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। कमेंट करें कोई सुधार की गुंजाइश हो तो। चलो चलते हैं आगे।
अंतरिक्ष के जीवन तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जिस तरीके से हम परिभाषा में देख चुके हैं। अंतरिक्ष यात्री एक विशेष सूट पहनते हैं जिससे गुरुत्वाकर्षण के अभाव में होने वाले प्रभावों से बचा जा सके। अंतरिक्ष में तारे अनगिनत हैं, इन्हें आज तक गिना नहीं जा सका। अंतरिक्ष में पूरी तरह से शांत है। अंतरिक्ष में तैरता हुआ जल है। एमपी-टेड स्पेशल बनाया गया है क्योंकि ये टॉपिक है। सी-टेड से भी स्पेशल ही है ये, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं की बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष में अभी तक मक्खी, कुत्ते, बंदर, चिंपांजी और मानव को भेजा जा चुका है। इसके अलावा अभी कोई नहीं गया। इनमें से कुछ की अंतरिक्ष से लौटने के बाद मृत्यु हो गई, जबकि कुछ ने अपने जीवन का बाकी समय सामान्य व्यतीत किया। सभी वैज्ञानिक मंगल पर अपनी संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। अंतरिक्ष यानों की बात कर रहे थे। किस अंतरिक्ष यान के तहत सैटेलाइट को भेजा जाता है? SLV 1980 में ये बनाई गई थी। सबसे पहले इसके द्वारा रोहिणी उपग्रह को भेजा गया था। सबसे ज़्यादा इनकी फुल फॉर्म आती हैं जो आपको याद करनी है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV मतलब एडवांस सैटेलाइट, PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट, GSLV मतलब जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये प्रश्न आएंगे आपको याद रखनी है। इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी में आप कन्फ्यूजन हो सकते हो, आप इंग्लिश में ज़रूर याद रखें इनको। इसरो के कार्यक्रमों के बारे में बात कर लेते हैं। इसरो का कार्यक्रम मिशन सौर आदित्य। चंद्रयान फर्स्ट की सफलता के बाद इसरो ने आदित्य नामक उपग्रह का विकास कर रहा है जो सूर्य के बाहरी आवरण अर्थात कोरोना का अध्ययन करेगा। यह योजना पूर्ण भारतीय है। अब कोरोना से ये मत समझ लेना भाई कोरोना महामारी है, नहीं महामारी नहीं है। कोरोना मतलब सूर्य की बाहरी सतह जिसका अध्ययन किया जाना है। कोरोना से बचें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। एक मिशन अवतार आया, इसको हटा देता हूं। अवतार की बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक एक ऐसे बहुउद्देशीय स्वप्रणोदित अंतरिक्ष यान का विकास कर रहे हैं जो स्पेस में अपनी कार्य प्रणाली को पूर्ण कर लेने के बाद अपनी ही ऊर्जा से अंतरिक्ष की कक्षा में बाहर निकलने, वायुमंडल में प्रवेश करने और पृथ्वी पर उतरने में सक्षम हो। मतलब एक ऐसा सैटेलाइट चाहिए इनको भेजने के लिए जो जा सके और लौट के फिर आ सके, फिर भेज सके उसी को, फिर मतलब रिसाइकल हो जाए। तो इससे क्या होगा, खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा। इसरो आज की स्थिति में अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाला सबसे सस्ता अनुसंधान है। बहुत गजब की बात है। और सबसे सटीक 90% उसके सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च होते हैं, जबकि नासा के 45 से 50% ही सफलतापूर्वक सफल हो पाते हैं। इसलिए अमेरिका भी भारत से सैटेलाइट लॉन्च करवा रहा है इस समय। अभी 2019 में किए हुए हैं जो 1000 मिशन भेजे गए, सैटेलाइट भेजे गए थे, उनमें अमेरिका के काफ़ी थे, रूस के थे, चीन के थे, अन्य अन्य उत्तर कोरिया के थे, काफ़ी देशों के थे। तो ये भारत एक इकोनॉमी का पर भी डेवलप हो रहा है। स्पेस इंडिया विजन की बात कर लेते हैं हम। 2025 का क्या है। इसरो ने इस मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। ग्रामीण संयोजन सुरक्षा आवश्यकताएं, मौसम और जलवायु परिवर्तन के लिए उन्नत प्रतिबिंब क्षमता और प्रणाली, मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान। मतलब ऐसे भी अंतरिक्ष यान चाहिए जो मानव रहित हो, मानव सहित अंतरिक्ष में उड़ान कर सकें। विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष यानों की बात कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी माने अवसर। नासा द्वारा 2004 में चंद्रमा के अध्ययन हेतु भेजा जाने वाला मिशन था। इसने 2018 तक अध्ययन किया, उसके बाद यह समाप्त हो गया। क्यूरियोसिटी जिसका अर्थ होता है जिज्ञासा, यह नासा द्वारा निर्मित कार के आकार का रोवर है जो मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 2011 में भेजा था। केपलर की बात कर लेते हैं हम।
इस दूरबीन का नासा ने पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह की खोज के उद्देश्य से 2010 में प्रक्षेपण किया। यह दूरबीन आकाशगंगा में स्थित है, अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाती है। केपलर की चर्चा हमारी हो चुकी है। अब जूनो अंतरिक्ष यान की बात कर लेते हैं। यहाँ से यह नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु भेजा गया है। मैवेन अंतरिक्ष यान की बात कर लेते हैं। यह नासा द्वारा मंगल ग्रह के वातावरण के अध्ययन हेतु भेजा गया है। अंतरिक्ष की कुछ वेधशालाओं की बात कर लेते हैं, या दूरबीन कहेंगे। एक हब्बल अंतरिक्ष वेधशाला, ये महत्वपूर्ण है। नासा द्वारा 1990 में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। सृष्टि के आरंभ और आयु के संबंध में खगोलीय प्रेक्षण द्वारा प्रथम परिचय हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन ने ही दिया। मतलब हब्बल अंतरिक्ष वेधशाला ने ही पता लगाया कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, सूर्य कितना वर्ष पुराना है, कब विखंडन हुआ, कब खंडन हुआ, कब बिग बैंग थ्योरी हुई। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हब्बल अंतरिक्ष वेधशाला से पता चली हमें। इस वेधशाला ने सर्वप्रथम श्याम ऊर्जा, डार्क ऊर्जा के बारे में याद रखना, डार्क ऊर्जा का ज्ञान दिया। इससे ज्ञात हुआ कि ब्रह्मांड न केवल विस्तारमान है, बल्कि इसके विस्तार की गति भी समय के साथ त्वरित होती जा रही है। मतलब विस्तारित होती जा रही है, बढ़ती जा रही है गति। यह वेधशाला पहली है जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के समीप कार्य करती है और सुग्राहकता के साथ खूबसूरत, मनमोहक, अद्भुत चित्र लेती है और पृथ्वी पर भेजती है। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला की बात कर लेते हैं। नासा द्वारा 1999 में ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए एक्सरे स्रोतों को पकड़ने के लिए चंद्रा एक्सरे किरणों की, इसका नाम भारतीय मूल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर चंद्रा रखा गया। इस वेधशाला की आयु 5 वर्ष आंकी गई थी, परंतु इसने 10 वर्षों से अधिक कार्य किया और ये अभी भी कार्यरत है। मतलब 1999 से 20 साल से अधिक हो गए, अभी भी कार्य कर रही है। एस्ट्रोसैट की बात कर लेते हैं। इसरो ने 2015 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये नाम रखना है, आपको याद रखना है, E-32 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया, क्योंकि आपको फुल फॉर्म पूछेगा ही पूछेगा इन चीज़ों की। तो पहला भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला मिशन, जिसका उद्देश्य दूर के आकाशीय पिंडों का अध्ययन करना था, तो इसको आपको याद रखना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, दूरबीनी कहेंगे। नासा द्वारा 2017 को विश्व की सबसे महंगी तथा हब्बल टेलीस्कोप से 100 गुना अधिक शक्तिशाली हुआ। इसका आकार टेनिस कोर्ट के बराबर व 3 मंजिल इमारत के समतुल्य है। ये अंतरिक्ष में ही है सबकी सब। इसके द्वारा उन आकाशगंगाओं का अध्ययन किया जा सकता है जो बिग बैंग के पश्चात लगभग 13.5 अरब पूर्व ब्रह्मांड के शुरुआत में बनी में थी। क्या बात, मतलब पुरानी, कितनी पुरानी, उनका अध्ययन किया जा सकता है। आपको अच्छा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। धाकड़ लर्न यूट्यूब चैनल शुरुआत कर रहा हूँ मैं, लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए। मेरी इच्छा है आप बने, टीचर बनेंगे, भविष्य के टीचर तो हैं ही आप, इसमें कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है। आप मेरे फ्रेंड ही माने जाओगे, क्योंकि आप भी टीचर बनने की उम्मीद है, मैं भी टीचिंग का कार्य कर रहा हूँ। अंतरिक्ष की भविष्यवाणियों के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी सिलेबस का एक हिस्सा है। नासा की भविष्यवाणी के बारे में बात करें। नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए मार्स रोवर के माध्यम से नासा को महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। नासा ने मार्स 2020 अभियान की घोषणा की। इस अभियान का उद्देश्य मंगल ग्रह पर जीवन तलाशना करना है। मंगल पर जीवन तलाशना है। नासा ने 2009 में केपलर अंतरिक्ष टेलीस्कोप प्रक्षेपित किया। इस वेधशाला ने 10 वर्षों में हजारों ग्रहों की खोज कर ली। वाह भाई, हजारों वर्षों की ग्रहों की खोज कर ली।
नासा का भविष्य का मिशन मिस इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट है, जो 2021 में भेजा जाएगा, जिसमें तारों तथा गैलेक्सी का अध्ययन किया जाएगा। और आगे चलते हैं, इसरो का भविष्य के लिए चिंतन की बात कर लेते हैं। नासा का भविष्य हुआ, क्या योजनाएं हैं, इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट तथा मंगलयान को प्रक्षेपित किया। इसरो के वैज्ञानिकों ने K2-236b नामक एक ग्रह की खोज वर्ष 2018 में की, जिसका आकार शनि के बराबर है। इसको भी आपको याद रखना है। इसरो द्वारा मिशन गगनयान 2022 तक भेजा जाएगा। इस परियोजना में फ्रांस व रूस सहयोगी देश के रूप में कार्य करेंगे। पहले भी पढ़ चुकी हैं। 3 भारतीयों को भेजा जाएगा, 7 दिन के लिए भेजा जाएगा। और आगे बात कर देते हैं आदित्य L1 जो 2020 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह सोलर कोरोना सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला प्रयास होगा, जो पहले पढ़ चुके हैं। एस्ट्रोसैट के बाद आदित्य L1 इसरो का दूसरा अंतरिक्ष खगोलीय विज्ञान मिशन होगा। इसरो अगले वर्ष चंद्रयान 3 तथा वर्ष 2022 मतलब चंद्रयान 3 2021 में लॉन्च करेगा। 2019 में किया। इसरो चंद्रयान 3 वर्ष 2022 तक अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की तैयारी के साथ सूर्य से संबंधित परीक्षण के लिए आदित्य L1 भेजने की तैयारी है। इसरो की एक महत्वाकांक्षी योजना मंगलयान 2 है। मंगलयान जो मंगल के लिए भारत की दूसरी मार्स ऑर्बिटर मिशन होगा। इसके प्रक्षेपण के लिए वर्ष 2024 का समय निर्धारित किया गया है। इस योजना की अवधि 1 वर्ष होगी। यह मिशन अपने साथ ऑर्बिटर, लैंडर व रोवर लेकर जाएगा। आपको ये सारी चीज़ों को अमल करना है, सबको याद रखना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। ये पेज और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आखिरी पेज है आपका, बस 2-4 मिनट और लूँगा। इसरो का 100वां उपग्रह SDSD श्रीहरिकोटा से जनवरी 2018 को PSLV मतलब पोलस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से 31 उपग्रहों को एक साथ भेजा। इसमें भारत के 3 उपग्रह एवं 28 विदेशी सैटेलाइट थी। बहुत बड़ी गर्व की बात है। 28 विदेशी और 3 अपनी सैटेलाइट थी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी बूस्टर होगी इसरो के लिए भी, भारत देश के लिए भी। कार्टोसैट की बात कर लेते हैं। नवंबर 2019 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 3 का सफलतापूर्वक भेजा, जो वहीं इसे भारत की आंख कहा जाता है। भाई ये बात है, भारत की आंख क्यों कहा जा रहा है इसको? मतलब ये 509 किलोमीटर दूर से ऊंचाई से पृथ्वी की 25 सेंटीमीटर छोटी वस्तु की भी साफ तस्वीर ले सकता है। मतलब भारत के कोने कोने का पता ऊपर से नज़र रखती है, इसलिए भारत की आंख कहा जाता है। ये भी सारे महत्वपूर्ण हैं। एप्पल की बात कर लेते हैं। यह राष्ट्रीय संचार व्यवस्था में काम आता है। सैटेलाइट रेडियो में डाटा संप्रेषण में। इनसैट 1D ये रेडियो, दूरदर्शन, मौसम संबंधी पता लगाने के लिए। इनसैट 2B मौसम संबंधी भविष्यवाणी, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव अनुसंधान कार्य के लिए। इनसैट 3C की बात कर लेते हैं। मोबाइल सेवा और व्यावसायिक सेवा, मतलब मोबाइल सेवा किस चीज़ चल रही है? इनसैट 3C के नाम से। अब इनसैट 3B की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे। अस्पतालों में टेलीमेडिसिन के लिए उपयोग की जाती है। विद्या वाहिनी, इसको पूछ सकता है, विद्या वाहिनी योजना है अंतरिक्ष से जुड़ी हुई, गाँव में शिक्षा पहुँचाने के लिए। इनसैट 3E DTH डायरेक्ट टू होम सेवा टेलीविजन हेतु। मैटसेट प्रथम भारतीय मौसम अनुसंधान संबंधी पता लगाने में ये उपयोग की जाती हैं। तो मेरे साथियों, आपने ये पूरा पढ़ा। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया ऋतु करदल हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न
सारे हो चुके हैं ये। इससे बाहर मुझे उम्मीद है कोई भी पेपर में नहीं जाएगा प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं ईवीएस के और भी मेरे पास नोट्स हैं, उनको मैं ज़रूर बनाऊंगा और आपके सामने पीडीएफ प्लस नोट्स में उपलब्ध करवाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से भी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करें क्या सुधार की गुंजाइश है। धन्यवाद मेरे साथियों।